हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा। तो हमारा जो साइंस का क्लास चैप्टर नंबर 13 आर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट ये चल रहा है। इसका ये लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पार्ट 3, व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपेयरिंग। ऐसी क्या चीज है जो लाइफ को खत्म होने से बचाती है, इसको डिसअपेयर होने से बचाती है। ठीक है, तो इन प्लांट्स, जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, डिडंट रिप्रोड्यूस, लाइफ वुड इवेंचुअली डिसअपेयर फ्रॉम द अर्थ। अगर जो हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्रजनन नहीं करेंगे, तो हमारी जो लाइफ है वो क्या है, हमारी जो अर्थ है वहां से वो डिसअपेयर, खत्म हो जाएगी। जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन जो होता है, वो क्या होता है, वो इंश्योर करता है इस चीज को, जो ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी जितने भी तरह के जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल टू बिग, ठीक है, उनको क्या करता है, कंटिन्यूस टू करता है कि उनको ऐसे लाइफ को एग्जिस्ट करना है। और जो भी हमारी क्या है, जो हमारी लाइफ है उसमें मेंटेनिंग और कंटिन्यूटी उसमें रखनी है, तो रिप्रोडक्शन उसमें हेल्प करता है। ठीक है, और हम ये यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एनिमल्स हैं क्या करते हैं, वो जो प्रोड्यूस करते हैं यंग वन, जो अपने बच्चों को वो जन्म देते हैं, वो क्या होते हैं, वो इनके जैसे रिजेंबल, उनके जैसे वो दिखाई देते हैं। जैसे काव हैव काफ, जो गाय होती है उसका जो बछड़ा होता है, ठीक है, और जो कैट होती है उसके जो छोटे छोटे बच्चे, किटन जिनको कहते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, हमें लगता है कि उनकी तरह वो हमें दिखाई देते हैं, उनके जैसे वो होते हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये कैसे कि वो उनके जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स जो होते हैं, वो जो उनकी इंस्ट्रक्शन होती है, जो उनके ऑफस्प्रिंग, जो उनके बच्चे होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, उनको वो क्या करते हैं, उनको ये पहुंचाते हैं आगे तक, कि जो एक सिंगल सेल है उससे जो है उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन हम बात कर रहे हैं, जिनको हम जानकारी कह रहे हैं, जो पेरेंट से बच्चों तक पहुंचती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, हमने उन इंस्ट्रक्शन, उन निर्देशों को एक नाम दिया है जिसे जेनेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और फिर या जीन्स कहते हैं, जो क्रोमोसोम्स, आपने सुना होगा इनके बारे में। ठीक है, और ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, जो इनसाइड, जो भी हमारी लिविंग बीइंग है उनके अंदर जो सेल होती है उसके अंदर ये सब जो होते हैं गैमीट, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल वो स्टोर होते हैं। ठीक है, और हम, आप सोचोगे, थिंक ऑफ जो जीन्स हैं, ठीक है, इनको हम जीन्स कहते हैं। ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होती है मैनुअली इनसाइड द ईच सेल, जो भी सेल होती है उसके अंदर भी उनके बारे में एक बहुत ही डिटेल में क्या होती है, मतलब निर्देश ऐसे होते हैं कि हर एक चीज की इसमें बारीकी से इसमें वो रचना होती है कि क्या चीज कैसी दिखाई देती है। और इसमें जो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो हमें क्या बताती है कि जो सेल है वो किस तरह से ब्लड बनाती है, ठीक है, और उसके अलावा जो अदर जो जीन्स हैं वो हमें गाइड करते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स हैं, वो हड्डियां कैसे बनेंगी, मसल्स का निर्माण कैसे होगा, और जो स्किन है वो कैसे बनेगी। तो इस तरह की कई जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेल के अंदर जो जीन्स होते हैं उनमें ये सब इंफॉर्मेशन होती है। और टुगेदर एक साथ ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये क्या इंश्योर करती हैं कि जो काफ जो होता है, जो बछड़ा होता है, वो बिल्कुल गाय की तरह ही उसका क्या हो, ग्रो करे, उसी की तरह बढ़े। और जो किटन, जो बिल्ली का बच्चा होता है, वो भी बिल्कुल बिल्ली की ही तरह दिखाई हमें दे, उसी की तरह वो ग्रो करे, क्योंकि हमें वो वैसे ही दिखाई देते हैं। जानवरों के जो बच्चे होते हैं वो सेम हमें वैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन होता है, मोर देन जस्ट क्रिएट मोर ऑफ द सेम काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स, तो ये जरूरी नहीं है, ये होता है कि इसके कारण क्या होता है, जो हम नई जो हमारे बनती हैं, जनरेशन जो हमारी बनती है, ठीक है, उसमें सेम तरह के जो लिविंग बीइंग्स भी होते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या अलाउ करते हैं, जिसके कारण जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इसके कारण स्मॉल चेंजेस होते हैं उन जो इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, जो चेंज होने के कारण वो कहाँ पे पास होती है, जो पेरेंट्स है उनसे उनके बच्चों में ये इंस्ट्रक्शन पास होती है, आगे वो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, समटाइम्स ये जो चेंज होते हैं,
ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है ये जो इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स से बच्चों में जो जा रहे हैं, ये जो जीन्स, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं। तो कई बार ये जो चेंजेस होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं जो भी प्लांट और एनिमल है उसको सर्वाइव करने में, कि किस तरह से वो जो उसका एनवायरनमेंट है आसपास में, एक नया एनवायरनमेंट जब उसको मिलता है, कोई भी एनिमल या प्लांट जब ग्रो करता है तो नए एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव करता है, तो किस तरह से सर्वाइव करेगा, ये भी जो चेंजेस होते हैं हमारे जीन्स में उनको उनसे हेल्प करती है सर्वाइव करने में। ठीक है, जैसे आपको इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि ओवर टाइम, की पहले क्या होता था कि जैसे जो कैमल्स थे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हम्प जो था वो डेवलप किया, जो जिसे हम कुबड़ कहते हैं ना, जो ऊंट होते हैं उनकी पीठ पे कुबड़ सा बना होता है, उभरा हुआ सा एक भाग होता है, ऐसे पीठ पे बना होता है। ठीक है, तो उसको हम्प कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो फैट है वो स्टोर होता है, किस लिए, टू सर्वाइव इन डेजर्ट, वो क्योंकि वो रेगिस्तान में रहता है, वहां पे खाने के लिए पीने के लिए उसको कई दिनों तक पानी नहीं मिलता है, तो उसकी बॉडी ने एक हम्प जैसे एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें क्या होता है, उसका फैट स्टोर होता है, जिसमें जिसके कारण वो कई दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इवन जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि चैप्टर ऑन हेल्थ में हमने पढ़ा है कि वो क्या हो जाते हैं, बिकम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स हेल्पिंग देम परसिस्ट, मतलब अगर जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो एंटीबायोटिक दी जाती है बॉडी में, तो उसके कारण क्या होते हैं, वो रेजिस्ट हो जाते हैं, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाती है, मतलब उनको उन दवाइयों का कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो जिसके कारण से वो क्या होते हैं, वो सरवाइव, वो जिंदा रह पाते हैं। अगर वो, जैसे हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं हमारी बॉडी से, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हम एंटीबायोटिक खाते रहेंगे तो उनका उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो जिंदा रह जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ओवर मैनी जनरेशन, जो हमारी कई जनरेशन है या हो रही है, ठीक है, सच चेंजेस कैन लीड टू न्यू फीचर, तो अगर उनमें इस तरह के जो कई चेंजेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चेंजेस खराब ही हो, ठीक है, तो कई जो चेंजेस ऐसे होते हैं उसके कारण नए फीचर या नई चीजें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और वो भी हमें क्या कई बार फायदा दे जाती हैं। तो इवन कंप्लीटली न्यू टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब जब इस तरह से कोई फीचर चेंज हुआ, कोई नई चीज आई, तो जो लिविंग बीइंग है उसमें भी कोई नई तरह का लिविंग बीइंग बनता है, नए प्रकार का, उसमें जब नई चीजें ऐड होती हैं वो नए प्रकार का लिविंग बीइंग एक बनता है। ठीक है, तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन है ये नहीं है कि नॉट ओनली कीप ईच कंटिन्यूटी काइंड जो भी है आपका, बट ऑल्सो हेल्प लाइफ अडेप्ट चेंज एंड कंटिन्यू इन न्यू फॉर्म्स, की जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन के कारण सिर्फ आप एक जो नेक्स्ट जनरेशन आप उसको संभाल रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ आपको किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपको लाइफ को अडेप्ट करने में, जो चेंजेस आपकी, आप किसी न्यू एनवायरनमेंट में, जैसे आप नई जगह पर जाते हो तो आपको वहां पे उन चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इन चेंजेस से क्या हेल्प मिलती है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको अपनी लाइफ में जो चेंज हो रहे हैं, तो न्यू एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट करने में और वहां पे सरवाइव करने में उनको ये सब चीजें हेल्प देती हैं, ये जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। ठीक है, बट हाउ कैन द सेम प्रोसेस लीड बोथ टू सिमिलैरिटी, एनिमल गिव बर्थ टू सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे हमने कि ये जो देखा कि ये जो सेम प्रोसेस होता है ये किस तरह से आगे बढ़ता है, कि जो सिमिलैरिटी, जैसे एनिमल हो गए हमारे, जो क्या है वो किसको बर्थ देते हैं, वो अपने जैसे सिमिलर इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। जैसे काव जो है वो भी क्या बर्थ देती है, काव को गाय जो है एक गाय को जन्म देती है। ठीक है, और उसमें वेरिएशन भी होते हैं थोड़े बहुत। तो इसमें क्या होता है कि ये हमें क्या है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डिफरेंसेस इन कलर एंड हाइट ऑफ टू इंडिविजुअल ऑफ सम काइंड, तो इसमें एक काव जो है वो काव को ही जन्म दे रही है, लेकिन उसमें जो थोड़े से जो डिफरेंसेस क्या होते हैं, कि जैसे मान लिया उसका कलर का डिफरेंस हो गया, या फिर जो उसकी हाइट है उसका डिफरेंस हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, चाहे वो सेम ही काइंड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डेवलपमेंट ऑफ ए काफ टू काव। ठीक है, एक बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, और धीरे धीरे वो अपनी मदर की तरह, जो काव है उसकी तरह वो बनेगा। तो हो सकता है
उसकी थोड़ी सी हाइट या कलर में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो गाय बिल्कुल सेम वैसा ही हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपकी एक क्या एक फैसिनेटिंग आपकी एक पजल हो सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको वो सेम ही दिखाई दे रहा है, सेम ही वो बनते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके होते हैं रिप्रोडक्टिव जो आपके प्रोसेस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। ठीक है, एक में क्या होता है कि जो आपका यंग जो होता है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जो उनका पेरेंट होता है वो उनकी तरह होता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसमें थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है उनके पेरेंट से। मतलब टू टाइप के रिप्रोडक्शन हो गए, जिसमें एक में क्या है वो जो बच्चा है वो बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखाई देगा, और दूसरे में वो उससे अपने पेरेंट से थोड़ा सा वो अलग होगा। जैसे इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक जो सिंगल सेल है, ठीक है, एक सिंगल सेल क्या प्रोड्यूस करती है, एक नया इंडिविजुअल वो बनाती है, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी उसकी ही एक कॉपी होता है, कॉपी ऑफ इट सेल, मतलब जैसा वो है, जैसे एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, इनसाइड द सेल, जैसी वो इंस्ट्रक्शन आगे पास हुई है उसी की तरह क्या है सेम एग्जैक्ट उसकी वो कॉपी बनाता है। और उसके अलावा जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होती है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है वो टू पेरेंट जो दो पेरेंट्स होते हैं उनके वो कंबाइंड होके आगे वो एक नया जो ऑफस्प्रिंग है, जो उनका न्यू जनरेशन है बच्चा, उसको वो क्रिएट करती है। एंड दैट आर नॉट एग्जैक्टली लाइक आइदर और द पेरेंट, और वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट के जैसा दिखाई नहीं देता, मतलब उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दे शेयर सम ट्रेड्स विद बोथ पेरेंट्स। इसका मतलब कि वो क्या करते हैं, जो उनके जो बोथ दोनों जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उससे थोड़े बहुत जो गुण हैं वो उनको मिलते हैं, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस उनमें अंतर होता है। और दिस मिक्सिंग हेल्प कीप यूजफुल फीचर वाइल अलाउइंग न्यू वन टू अपेयर। तो ये जो उनकी मिक्सिंग जो दो पेरेंट जो उनके हैं उनसे उनको जो गुण मिल रहे हैं उन दोनों का जो मिक्सचर हो रहा है उसके कारण क्या है, जो नया जो न्यू वन जो अपेयर होता है वो थोड़ा सा अलग तरह का वो होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ठीक है, तो ओवर मैनी जनरेशन, इस तरह से जो हमारी कई जनरेशन जो हो चुकी है या हो रही है, तो जो स्मॉल जो डिफरेंसेस आते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, एड अप लीडिंग टू बिग डिफरेंसेस एंड इवन न्यू लाइफ फॉर्म्स। मतलब उसके कारण हमारे क्या है, स्टार्टिंग में जो हमारे चेंजेस आए हैं तो उसके कारण आगे भी थोड़े बहुत क्या है हमारे बड़े बड़े डिफरेंसेस आते हैं, और जिसके कारण हमारी जो न्यू लाइफ्स हैं या नई जो हमारी लाइफ फॉर्म्स हैं वो बनती हैं अलग तरह की। ठीक है, तो लेट्स एक्सप्लोर हाउ, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स और एनिमल्स में जो उनमें होता है वो किस तरह से उनको हेल्प करता है, जो हमारी लिविंग बीइंग है उनको स्पेशल फीचर और सम टाइम चेंज ओवर टाइम, मतलब उनको कुछ तो उनको स्पेशल जो फीचर्स हैं वो उनको मिलते हैं, और कुछ ऐसे जो होते हैं कई बार समटाइम्स वो टाइम टू टाइम वो जो फीचर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें टू टाइप्स के देखे, तो फर्स्ट आपका है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो मैनी प्लांट्स होते हैं वो क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, जब उनका कोई भी पार्ट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कोई पत्ती हो गई या स्टैम्प हो गया या फिर रूट हो गया, जड़ें उसकी, उसको हम मिट्टी में ऐसे ही लगा दें। मान लिया हमने पत्ते को लगा दिया या फिर स्टैम्प, उसको हमने छोटा सा पार्ट लिया उसको मिट्टी में गाड़ दिया हमने। ठीक है, इससे क्या होता है वो नया प्लांट उससे ग्रो करता है। तो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। मतलब जो प्लांट है उसी के पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है इस तरह के जो प्लांट अपने आसपास देखिए या अपने घर में देखिए या अपने घर में पेरेंट से पूछिए। जैसे आपका मनी प्लांट होता है, ठीक है, उसका हम कोई स्टेम हम काट दें और उसको लगा दें मिट्टी में, इवन उसको अगर हम पानी में भी लगा दें तब भी वो ग्रो करता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, या फिर इसके अलावा जो हमारे जैसे रोज का प्लांट आपने देखा है, रोज होता है, उसकी हम स्टेम की कटिंग को उसको लगाएं, उसको प्रोपेगेट करें तो उससे भी एक नया प्लांट निकलता है। तो इसके अलावा बहुत सारे हिबिस्कस हैं, बहुत सारे आपके जैसे प्लांट्स हैं जिनके जो डिफरेंट पार्ट्स या तो सिर्फ लीफ से लगते हैं या स्टेम से नए जो हमारे प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हाउ डू बैम्बू एंड शुगर केन ग्रो
इनटू अ न्यू प्लांट्स आई हैव नेवर सीन देयर सीड्स। ठीक है, जैसे शुगर केन जो आपका गन्ना होता है और जो आपका बैम्बू जो बांस का प्लांट होता है, उसमें भी हमने देखा है कि जब शुगर केन जो लगाए जाते हैं तो शुगर केन जो गन्ना है उसी के डिफरेंट पार्ट उसको काट काट के जमीन में लगाया जाता है जिससे कि नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम। आपने क्या करना है, सम पार्ट्स ऑफ प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स लेने हैं लाइक जैसे आपका हो गया स्टेम कटिंग किसकी करनी है, मनी प्लांट हो गया। ठीक है, जिसमें और उसके अलावा आपका होता है स्प्राउटेड पोटैटो, जो आलू होते हैं उसमें हमने देखा है, हमने उसमें आलू में जगह जगह पर छोटा सा एक नया प्लांट जो है ना निकलना शुरू होता है, एक रूट के जैसा हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे आईज कहते हैं, उसकी आंखें कहते हैं, वहां से नया प्लांट ग्रो करता है। या फिर आप एक जिंजर का पीस भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में आपको ये पिक्चर भी दिखाई दी गई है इसकी। ठीक है, ये आपकी जिंजर की पिक्चर है। ठीक है, ये आपका पोटैटो की पिक्चर है। तो इसमें आपका हो जा, ये कौन से आपके हो गए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हमने पढ़ा। जैसे हमने पोटैटो को लगा दिया, उसमें से जो उसकी आईज होती है वहां से रूट और ये स्टेम्स अलग से नए पत्ते निकलने शुरू होते हैं। उसी तरह कोई जिंजर जो अदरक है उसका टुकड़ा जब हम मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे भी एक नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, ये आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। तो हम इसमें एक्टिविटी देख रहे थे। ठीक है, अब आपने उसको क्या करना है कि सबको क्या करना है, प्लांट करना है अलग अलग से। आपने जो मॉइस्ट सॉइल है, ठीक है, मतलब जहाँ पे गीली होनी चाहिए मिट्टी, थोड़ी सी बहुत ज्यादा डीप या गहरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहां आप उसको लगा सकते हैं मिट्टी के नीचे। और जो मनी प्लांट है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको जस्ट पुट ए कटिंग इन ए ग्लास कंटेनर विच मेक्स इट इजी टू ऑब्जर्व। आप जो मनी प्लांट है उसको कोई भी आप ग्लास का कंटेनर ले सकते हैं, जो ग्लास का कोई बोतल है या जार है, उसमें आप एक स्टेम उसका जो है मनी प्लांट का उसको आप लगा सकते हैं। उसमें आप इजीली, आप वो ट्रांसपेरेंट होगा तो आप इजीली उसको ग्रो करते हुए देख सकते हो। ठीक है, और मेक श्योर करें कि उनको जो आप प्लांट लगा रहे हैं या जो भी पोटैटो वगैरह आप लगा रहे हैं उनको हर जो कंडीशन है उनको ग्रो करने के लिए वो उनको मिलनी चाहिए। जैसे प्रॉपर वाटर है, एयर है और सनलाइट भी उन सबको मिलनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना कम, प्रॉपर बैलेंस में उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वॉच देम एवरी डे, आप उनको डेली देखिए और नोट करिए कि कितने दिनों के बाद जो भी पोटैटो या जिंजर है उसमें से नया प्लांट है निकलता है, उसमें से रूट निकलती है और जो पत्तियां हैं वो आपको निकलते हुए दिखाई देती हैं। और ऑब्जर्व करिए कि जब जो भी है, जो भी प्लांट है उसमें से जो पहली जो नई पत्तियां हैं वो कब आपको अपेयर होती हैं, दिखाई देती हैं। और मनी प्लांट में आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि जो ग्लास कंटेनर आपका ट्रांसपेरेंट होगा तो उसमें काफी टाइम के बाद धीरे धीरे छोटी छोटी उसमें रूट्स निकलने लगती हैं नीचे। ठीक है, रूट्स निकलने लगती हैं जिसका मतलब वो अब ग्रो करना शुरू हो गया है और कुछ टाइम के बाद उसमें पत्तियां भी नई आने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, देन देन आपका है एवर हार्ड ऑफ। आपने क्या है, हमने ये प्लांट्स के बारे में देखा। ठीक है, तो नॉट जस्ट प्लांट, जो आपके हमारे जो क्या होते हैं माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर आपके जो सिंपल एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताया गया है कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया या अमीबा हो गया, उनको जब हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो वो अलग अलग दो एक जैसे इंडिविजुअल बन जाते हैं। ठीक है, ये हमारे सिंगल सेल की बात हो रही थी। कुछ हमारे मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, जिनकी एक से ज्यादा सेल होती हैं। ठीक है, तो उसमें कौन से हो गए, जैसे एल्गी हो गया, वो भी दोबारा कैसे होता है, अगर एल्गी के हम छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसमें कट लगा दें तो वहां से एक नया जो पार्ट है जो उनका प्लांट है वो ग्रो होता है। जो एनिमल्स हैं वो नए नए उसमें बनते हैं, उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। फिर आपका हाइड्रा हो गया। ठीक है, हाइड्रा क्या, एक आपका एक और सिंपल एनिमल्स है, वो क्या होता है जो ग्रो करता है टाइनी बर्ड्स ऑन इट्स बॉडी दैट ब्रेक्स ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। मतलब जो हाइड्रा है उसके जो बॉडी है उस पे क्या होता है कि छोटे छोटे टाइनी बर्ड्स जैसे उसमें ग्रो करने लगते हैं और जब हम उनको अलग कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक नया जो हमारा एनिमल है वो हमारा उसमें से बन, एक नया इंडिविजुअल उसमें से बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है प्लानेरिया। ठीक है, आपको ये फिगर ये पिक्चर में दिया गया है प्लानेरिया। ठीक है, ये भी एक टाइप का आपका जो ऑर्गेनिज्म है, एक फ्लैट वर्म होता है। ठीक है, वो कैसे रीग्रो करता है, फ्रेगमेंट ऑफ इट्स बॉडी, अगर उसकी बॉडी को
आप तोड़ दें या वो खुद अपने आप टूट जाए, अलग हो जाए, तो उसके जो फ्रेगमेंट्स, जो उसके टुकड़े होते हैं, उससे एक जो नया है वो आ, जो ऑर्गेनिज्म है वो नया उससे बनता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा क्या है, इसमें पिक्चर में आपको शो किया गया, ये आपका एक है, ठीक है, उसमें से आपका एक और अलग से बन गया टूट के, फिर उसमें से एक और बना, फिर उससे एक और बना, फिर यहाँ पे एक बना, उससे अलग बना। इसी तरह ये एक हम फूड चेन कह सकते हैं, जो आगे मतलब फूड तो नहीं है, मतलब एक चेन है, ठीक है। फूड तो जो रिलेटेड होते हैं फूड के लिए डिपेंडेंट, लेकिन एक चेन बन गई जिससे एक से आगे तक की कंटिन्यूटी में चल रही है, जिससे एक जो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट्स है, उससे अनदर जो हमारे नए नए जो इंडिविजुअल्स हैं वो उससे ग्रो कर रहे हैं या उससे वो बन रहे हैं, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी कर रहे हैं, जो ये जो प्लानेरिया है इसको वो स्टडी करते हैं यह समझने के लिए कि जो रीजनरेशन इन एनिमल में वो कैसे होता है, उनके द्वारा कैसे वो किया जाता है। मतलब एक जो कोई भी एनिमल है उसका एक पार्ट टूट रहा है तो उससे एक नया एनिमल जो है वो या ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है, फिर उससे अलग दो डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में, तो उससे दो अलग अलग हमारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो इसी तरह ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, जिसमें हमारा एक ऑर्गेनिज्म एनिमल है, उसमें से प्लांट है, उसमें से अनदर हमारा वो सेम प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 13.52 आपका आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या होता है, ये आपका अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। टू हमने देखा था कि टू टाइप्स के हैं, तो इसमें क्या होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो दो पेरेंट्स हैं, टू पेरेंट्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या होता है एक मेल होता है, एक फीमेल आपका पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस इज इजी टू ऑब्जर्व, ये एनिमल में इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें भी क्या होते हैं, उनके जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, जैसे हमने किसी भी फ्लावर का हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखा है, तो उसमें भी क्या एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट उसमें होते हैं। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया या फिर ईस्ट है, उसमें क्या होता है टू टाइप्स का उनका मेटिंग सिस्टम उनका होता है। मतलब जो वो टू जो पेरेंट्स हैं उनकी तरह वो एक्ट या बिहेव करते हैं, ठीक है। अब स्पेशल सेल कौन सी होती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो आप इस चीज को जानकर वंडर हो जाएगा कि जो बोथ जो पेरेंट्स दोनों मेल फीमेल होते हैं पेरेंट्स, उनसे क्या होता है पास देयर जो उनका जेनेटिक मटेरियल हमने जो पढ़ा था, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन की हमने बात की थी, जो जेनेटिक मटेरियल जो जीन्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो नया ऑर्गेनिज्म है उसको वो बनाते हैं, उसमें बनाने में वो हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सोचें कि वॉन्ट द चाइल्ड एंड अप विद डबल द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब जैसे हमने कहा जो ये इंस्ट्रक्शन थी ये पेरेंट्स से कहाँ बच्चों तक जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पेरेंट्स मेल फीमेल है उनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो बच्चे में जब जाएगी तो वो बच्चा जो क्या है उसके साथ डबल जो उसकी इंस्ट्रक्शन का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, बहुत दुगना हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एंड वुड नॉट दिस कीप डबलिंग एवरी जनरेशन, और ये नहीं है कि जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसमें भी क्या होगा, उन दोनों से जो उसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे पेरेंट्स से वो उसमें डबल होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ईच पेरेंट्स में एक स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल, तो हर जो एक पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स यहाँ पे मेल फीमेल की बात की गई है, उसमें क्या होता है जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं दोनों में अलग अलग होते हैं, जिसको हम गैमीट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जो कैरी क्या होता है, जो हाफ ऑफ द पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल, जो उनका जो आधा होता है, जो हाफ होता है, वही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। अगर पूरा जाएगा तो हम यही ऊपर पढ़ रहे थे कि वो तो डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो उनके गैमीट्स होते हैं उनके हाफ ही उनके आगे जो ऑफस्प्रिंग है उनमें वो जाते हैं, ठीक है। जब मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो एक नया सेल उससे क्या बनता है, और उसमें क्या होता है कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो गैमीट्स होते हैं एक पूरा उसमें एक सेट बनकर आता है। मतलब हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट्स, मतलब जो दो पेरेंट्स है मेल फीमेल, आधे जो मेल से आएंगे आधे फीमेल से इंस्ट्रक्शन आएंगे, तब वो मिलके जो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है उसमें वो जो इंस्ट्रक्शन है वो आधे आधे दोनों से जाते हैं, तब जाके वो कंप्लीट उसमें बनते हैं, ठीक है। तो जो हमने देखा है कि जो बेबीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, दे डू नॉट लाइक एग्जैक्टली
वो जो बच्चे होते हैं वो अपने मदर या फादर की तरह नहीं, एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखाई देते। इवन जो आपके, आप अपने घर में देखिए, जो आपके ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, एक ही फैमिली में है, वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब सबकी जो शक्ल है या वो स्ट्रक्चर है वो आपकी एक जैसा वो नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंट या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि जो एवरी बेबी गेट्स ए मिक्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोथ पेरेंट्स थ्रू गैमीट्स। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो बच्चा हुआ है, जो बेबी हुआ है, वो मिक्स ऑफ जो गैमीट्स उसके अंदर आते हैं अपने पेरेंट्स से, वो मिक्स होके आते हैं। मतलब आधे तो फादर से आ रहे हैं, आधे मदर से आ रहे हैं, तो मिक्स होकर वो गैमीट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एक जैसे वो दिखाई नहीं देते। तो जो गैमीट्स होते हैं वो क्या, जो इंस्ट्रक्शन कैरी करते हैं, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे जो आईज कलर, आंखों का कलर कैसा होगा, ठीक है, हेयर टाइप, हेयर कैसे होंगे, बाल कैसे होंगे, जैसे कई लोग हैं उनके बाल स्ट्रेट होते हैं, कईयों के कर्ली होते हैं, या फिर ब्लैक कलर, ब्राउनिश कलर, तो इस तरह के अलग अलग वो उसमें टेक्सचर होता है एंड मोर। इसी तरह से और भी जो इंस्ट्रक्शन है वो आगे ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, ये मिक्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से मिक्स होते हैं। जब क्या होता है, जब स्पर्म और एग जो होता है आपस में मिलता है और उससे क्या बनता है, एक बेबी बनता है। तो मतलब पेरेंट से जो मिले हैं वो अलग अलग होते हैं, एक जैसे वो इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या होते हैं, मिक्स होते हैं डिफरेंट तरीके से, हर समय ये डिफरेंट तरीके से मिक्स होते हैं। इसीलिए जो बच्चा जो बनता है या नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो बिल्कुल ही यूनिक या अलग होती है। तो नो वंडर वन चाइल्ड में इनहेरिटेड इन नोज सिमिलर टू मदर एंड अनदर में इनहेरिट आई सिमिलर टू फादर। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कई बार क्या होता है कि मान लिया कोई एक बच्चा है, उसकी जो नाक है, जो नोज है, वो उसकी अपनी माँ की तरह दिखाई देती है, और जो उसकी आईज, जो आंखें हैं, वो अपने फादर की तरह दिखाई देती है। तो इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। जिसका जो भी फीचर आएगा, जो डोमिनेंट होगा, वो ही आपको कलर या वो चीजें आपको दिखाई देंगी, क्योंकि वो मिक्स होकर आते हैं। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो पीसेज ऑफ पेरेंट्स, जो इंस्ट्रक्शन बुक सेट कम टुगेदर, मतलब जो इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स से उनको मिले हैं वो एक साथ मिक्स होकर आगे की जनरेशन में वो गए हैं। ठीक है, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में कैसे होता है, पहले आप पिक्चर देख लीजिए यहाँ साइड में। आपको इसमें भी आपके मेल फीमेल पार्ट होते हैं, जैसे एंथर आपका मेल पार्ट है और जो ओव्यूल है वो आपका फीमेल पार्ट है एक फ्लावर का। इसमें ओव्यूल में आपके क्या छोटे छोटे आपके जो सीड यहाँ पे बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंथर है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, पॉलेंस होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो उनके मेल और फीमेल क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं। जो पॉलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं, जो एंथर होता है फ्लावर का, जो मेल गैमीट्स है, ठीक है, मेल पार्ट है, वहां पे एंथर पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखे ये हमारे एंथर हैं। ठीक है, जबकि जो ओव्यूल होते हैं फाउंड डीप इनसाइड, यहाँ पे जो हमारा ओव्यूल है वो पाया जाता है, वो हमारा फीमेल गैमेट्स होता है। ठीक है, तो जो पॉलन है, ठीक है, वो कैरीड करते हैं अनदर फ्लावर, जो अनदर फ्लावर तक कैसे जाते हैं, पॉलन्स जो होते हैं वो या तो विंड के थ्रू जा रहे हैं, या इंसेक्ट के थ्रू जा रहे हैं, या फिर एनिमल के थ्रू वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं आपके लास्ट चैप्टर में, इससे जो पहले था। ठीक है, उसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने देखे थे और पॉलिनेशन देखा था, बाई इंसेक्ट या हनी बी है उसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो फ्लावर में क्या होता है, जो ये पॉलिनेशन हो गया, जब मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स कंबाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उसके कारण फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद आपका सीड प्रिपेयर होता है, सीड तैयार होता है। जो हम किसी भी फ्रूट में देखते हैं, हम लोग कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके सीड खाए जाते हैं, मोस्टली जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके सीड खाए नहीं जाते। ठीक है, और द फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्लावर अराउंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर में ऊपर देखा कि यहाँ पे क्या है,
हमारे छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं, इससे क्या बनेगा, सीड बनेगा, और उसके साइड में जो फ्लैशी है गूदा वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, वो जैसे आपका खाने के लायक भी वो बनता है, सॉफ्ट जो बनता है, ठीक है, उसका हमारा फ्रूट बनता है। जैसे आप एप्पल देखिए, मैंगो देखिए, ठीक है, मैंगो में सिंगल सीड होता है जो बीच में होता है, साइड में फ्लैशी एरिया होता है जो हम खाते हैं, जूसी मैंगो। उसी तरह एप्पल है, उसके बीच में छोटे से सीड जो पार्ट होता है, उसमें अलग अलग कई नंबर्स ऑफ सीड होते हैं जिन्हें खाया नहीं जाता है, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब बर्ड्स जो होता है, हमने पॉलिनेशन देखा कि पॉलिनेशन क्या कैसे होता है, थ्रू इंसेक्ट होता है या एनिमल्स होता है। जैसे जब बर्ड्स हैं या फिर कोई एनिमल है जो किसी फ्रूट को खाते हैं तो क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, वो जो सीड होते हैं वो कहीं पे क्या होता है, दूर कहीं पे वो गिर जाता है, ठीक है। जैसे उन्होंने फ्रूट्स, बर्ड्स को आपने देखा है वो फ्रूट्स खाती हैं या उसको अपनी बीक में पकड़ के दूर कहीं वो उड़ जाती है, वहां पे उसको खाती हैं, और जो उसका सीड होता है वो वहीं पे गिर जाता है। इट मीन्स वो भी एक पॉलिनेशन का तरीका है, मतलब जहां पे वो ओरिजिनल फ्लावर लगा था उससे कई दूर जाके उस नया प्लांट वहां पे ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या तरीका है, हेल्पफुल वे है फॉर प्लांट्स टू स्प्रेड, मतलब प्लांट्स को दूर दूर तक पहुंचाने या फैलाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये। जैसे आपका बैनियान सीड हो गया, उसके क्या, जैसे आपने घरों पे क्या देखे, पीपल के पेड़ देखे होंगे, कई बार क्या होता है वो घरों की जो छत होती है वहां पे वो उग जाते हैं। तो ये जो उनके सीड होते हैं वो किसी बर्ड के द्वारा वहां तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे कोई बर्ड है वो उसको क्या करती है, फ्रूट को खा लेती है और उसको एक्सक्रीट द सीड, पूरा ही फ्रूट वो खा जाती है, लेकिन जो उसका बीज है उसको एक्सक्रीट कर देती है, उसको वो बाहर निकाल देती है। तो उसके कारण क्या होता है, वो कहीं भी गिर गया, जैसे वो सीड अगर वो छत के ऊपर खा रही है तो वहां पे वो सीड गिर गया, तो वहां पे क्या होता है, कोई भी आपकी जो छत की या घर के आसपास की दीवारें हैं उसमें कोई क्रैक होता है और उसके अंदर माना वो सीड गिर जाता है, फिर क्या होता है, जैसे बारिश वगैरह होती है तो सीड को वाटर मिलता है, जिसके कारण क्या है, वो जो सीड है वहां पे वो ग्रो करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको वहां न्यूट्रिएंट मिलने शुरू हो जाते हैं, उसकी रूट्स निकलने शुरू हो जाती हैं और उसके शूट्स बनने शुरू हो जाते हैं। रूट हमारा, जड़ें हमें पता है प्लांट की, प्लांट के अगर देखा जाए किसी भी, तो उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। रूट हमारा नीचे का पार्ट, शूट हमारा ऊपर का पार्ट होता है, जिसमें हमारे लीव्स, फ्लावर, ठीक है, ये सब चीजें हमारी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि जर्मिनेशन ऑफ सीड आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो इसमें हमने देखा कि टाइनी शूट्स एंड द फर्स्ट लीव्स अपीयर, इसमें छोटे छोटे टाइनी शूट्स निकलते हैं, रोई के जैसे स्ट्रक्चर होता है और पत्तियां उसमें से निकलना शुरू होती है, क्योंकि जैसे वो किसी दीवार में किसी जगह वो सीड गिरा है तो जब उसको पानी मिला तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन अभी हमने प्लांट्स का देखा, अब हम एनिमल्स में देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हम आगे तक पहुंचाई जाती है जिसको हम गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। तो वो गैमेट्स हमारे क्या हो गए, मेल और फीमेल होते हैं, तो स्पर्म जो होते हैं वो मेल में होते हैं और जो एग होती है वो फीमेल में होते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे जो एनिमल में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ, वाटर में होता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, मेल और जो फीमेल फिश होगी या फ्रॉग्स होगी, जब वो मेल है वो स्पर्म निकालता है और जो फीमेल है उसमें से एग निकलते हैं, तो उससे क्या होता है, वो वाटर में जब निकलते हैं तो वो आपस में कंबाइन होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, और उसके बाद वहां पे उनसे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। और इन दीज एनिमल्स, ये जो हमने फिश और फ्रॉग के बारे में देख रहे हैं, जिसमें क्या होता है, जो जाइगोट बनता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, वो जाइगोट जो होता है उसके बाद उससे क्या बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और ये जो सारा प्रोसीजर होता है वो जो वाटर है वहां पे ये सारा प्रोसीजर चलता है, ठीक है। अब बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स हो गए या फिर मैमल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स चिड़िया हो गई, और मैमल्स वो हमारे एनिमल्स होते हैं जो, मैमल्स उनको कहा जाता है जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को वो दूध पिलाते हैं, जैसे इंक्लूडिंग उसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, जो ह्यूमंस हैं वो मैमल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे जो हम
बर्ड्स और मैमल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारे स्पर्म है वो कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर वो जाते हैं और वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब जो स्पर्म होते हैं वो स्विम करके तैर के एग की तरफ जाते हैं, ठीक है, और वहां पे उनका क्या होता है, एग से जब वो मिलते हैं वो तो क्या होता है उनका, वहां पे जो फीमेल एग से मिलते हैं तो वहां पे उनका फिर फर्टिलाइजेशन होता है। और इस स्टेप के बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बर्ड्स और जो मैमल होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, उन दोनों में अलग अलग तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। पिक्चर देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हमारी स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म सेल हो गई ये हमारी, और ये हमारे क्या हो गए, एग सेल हो गए। जब स्पर्म और एग जो हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये स्पर्म है ये एग में चला गया, ठीक है, तो उसके बाद जो है फॉर्मेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट से फिर हमारा एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि तो उसके बाद क्या होता है कि जब बर्ड्स में फिर क्या होता है कि जो फर्टिलाइज एग होता है, ठीक है, एग फर्टिलाइज कैसा हो गया, जब उसमें स्पर्म आ गए और एग दोनों मिल गए, ठीक है, तो ये मतलब वो जाइगोट बन गया। तो उसमें क्या होता है, जो ये जो फीमेल बर्ड्स हैं वो जो आपने देखा है कि जो चिड़िया हैं वो अंडे देती हैं, फिर वो अंडा देती है, और ये जो डेवलपमेंट जो जाइगोट का कहाँ होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एग बनते हैं। ये पूरा जब तक एग जो है उनका हैचिंग प्रोसेस होता है, मतलब जब तक कि एग जो है वो टूटते हैं और उससे नया जो बच्चा वो बाहर नहीं निकलता है, तब तक ये पूरा प्रोसेस वो चलता रहता है, ठीक है। सो थिंक अबाउट हाउ मच फूड द फीमेल पेरेंट्स हैज टू पुट इनटू ईच एग। अब आप सोचिए कि जिस तरह कोई भी बर्ड या चिड़िया है जब वो अंडे देती है तो उस अंडे के अंदर कितना सारा उसको फूड डालना पड़ता है, ठीक है, जो पेरेंट फीमेल पेरेंट होगी उसको कितना सारा उस अंडे के अंदर फूड डालना पड़ता है कि जब तक कि उसमें से जो बच्चा है वो बाहर नहीं निकलता तो उसको पूरा न्यूट्रिएंट उस अंडे से ही मिलता है, ठीक है। लास्ट फॉर द डेवलपमेंट एम्ब्रियो अंटिल हैचेस, जब तक वो अंडा नहीं फूटता है उसमें से बच्चा नहीं एम्ब्रियो नहीं निकलता है तब तक उसको जीवित रहने के लिए पूरा प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए होता है जो कि उस अंडे में होता है, ठीक है। तो दिस इज वन स्ट्रेटजी टू एंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। तो ये एक तरीका है जिसके कारण जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसमें पूरा जो न्यूट्रिशन वो डाला जाता है, जिसके कारण बच्चा जो है वो न्यूट्रिएंट वहां से लेता है, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि जो बर्ड है वो जो अंडा देती है, हमने देखा कि उस अंडे के अंदर वो कितना सारा फूड पूरा उसमें डालती है, कितनी पावर लगाती है ताकि उस अंडे से जो एम्ब्रियो अंदर बन रहा है पक रहा है उससे उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहे। और जब एक अंडे में वो इतना अपना वो लगाती है मतलब उसमें, तो सोचो कि जैसे बर्ड्स हैं वो जरूर सारी बर्ड्स जो है वो सिर्फ एक अंडा नहीं देती, एक देती है, कोई दो या तीन तीन चार चार अंडे भी देती हैं। तो उन सब के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उनको क्या है, उनको पूरा न्यूट्रिएंट उस एग से मिलता है, ठीक है। अब मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स जो हिंदी में हम कहते हैं स्तनधारी जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट और जो जाइगोट होता है, तो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है, हमारा एम्ब्रियो बनता है। तो जो मैमल्स होते हैं उसमें जो हमारा एम्ब्रियो बनता है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो बनता है, ठीक है। जो मदर होती है, जो माँ हम कहें, उसकी बॉडी जो क्या होती है, वो जो भी एम्ब्रियो उसके बॉडी के अंदर बन रहा है उसको वो पूरा फूड और ऑक्सीजन जो होती है, जो भी उस बेबी को ग्रो करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, जब तक कि वो बॉर्न नहीं होता, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता बॉडी से बाहर नहीं आता, तब तक उसको जो फूड और ऑक्सीजन चाहिए होती है वो सारी चीजें जो मदर है वो उसको प्रोवाइड करती है। जो मदर की जो बॉडी है वो उसको ये सब चीजें देती है सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो यह एक अनदर क्या है, डिफरेंट वे है टू गिविंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग बेबी। मतलब ये एक अलग तरीका हो गया जो
बेबी है डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है उसको न्यूट्रिशन देने का। ठीक है, अगर हम एनिमल्स के साथ कंपेयर करें, जैसे बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर इसमें क्या क्या एडवांटेज हो गए और क्या डिसएडवांटेजेस हो गए, मतलब लाभ या क्या हानि हो गई कि किसी भी बच्चे को जन्म देना, जो भी नया बच्चा है उसको हम जन्म दे रहे हैं या फिर उसके वर्सेस अंडे दे रहे हैं, मतलब कुछ बर्ड्स हैं वो अंडे दे रही हैं, मैमल्स हैं वो बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो दोनों के अपने अलग अलग या तो फायदे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि सारे जो एनिमल्स अंडे नहीं दे सकते और सारे एनिमल्स बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप ऐसा सोचिए, डू यू थिंक जो एनिमल जैसे डॉग हो गया, काव है और ह्यूमंस हैं, ये क्या आपने कभी देखा है इनको कि अंडे देते हैं चिड़िया की तरह? तो ऐसा क्यों और क्यों नहीं होता? तो सबके अलग अलग जो क्या है बॉडी डिफरेंसेस हैं, एनवायरनमेंट, कई चीजें इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो इसी तरह कुछ जो हमारे एनिमल्स, कुछ बर्ड्स जैसे अलग अलग होते हैं वो एग देते हैं, कुछ हमारे जो मैमल्स हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 13.6, व्हाट आर दी थ्रेट्स टू लाइफ ऑन अर्थ। हम देखेंगे जो हमारी जो लाइफ अर्थ पे चल रही है उस पे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे उसको क्या हो रहा है, थ्रेट उससे हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी जो ये लाइफ है, ठीक है, जो अर्थ पे हमारी लाइफ चल रही है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एक डेलिकेट जो बैलेंस है, किन लोगों के बीच या किन चीजों के बीच जो बैलेंस है वो है आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में बैलेंस है, उसके कारण हमारी जो ये लाइफ है ये अर्थ पे चल रही है। ठीक है, तो ये जो लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं वो एक साथ मिलकर वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलकर वो काम करती हैं। जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, फूड चेन है। ठीक है, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन कुछ ऐसे एक्शन करता है या कुछ ऐसे जो कार्य हो रहे हैं ह्यूमन के द्वारा जिसके कारण ये जो बैलेंस बना हुआ है उनके बीच में ये डिस्टर्ब हो रहा है। इवन जो कोई भी अगर छोटे से छोटा चेंज भी है इन ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, उसमें या फिर कोई टेम्परेचर से रिलेटेड है, ऑक्सीजन लेवल से रिलेटेड है, तो उससे क्या हो रहा है, या फिर ओजोन लेयर, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, दैट कैन पुट लाइफ एट रिस्क, उसके कारण हमारी या हम सब की जो लाइफ है, ठीक है, उन सब की लाइफ के लिए खतरा हो गया है। ह्यूमन चेंजेस या डिस्टरबेंस जैसे हो गए, आजकल पॉल्यूशन हो रहा है, कई चीजें जो ऐसी बढ़ रही हैं जिसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, तो तो आज क्या जो बिगेस्ट एनवायरनमेंट आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट हमारे एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं, ठीक है, कौन कौन से एनवायरमेंटल चेंजेस भी हो रहे हैं, जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, और उसके साथ ही जो पॉल्यूशन है, ये सब जो मिलकर हमारे हैं, ये तीनों चीजें, तीन चीजें हो गई। ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी है उसका कमी हो रही है, ठीक है, फॉरेस्ट कम होंगे, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ेगा, तो जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो नंबर्स हैं वो भी कम होंगे, और उसके साथ ही पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये तीन चीजें मिलके जो बनती हैं, क्या इसे कहा जाता है, दैट इज ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। ट्रिपल मतलब आपके तीन हो गए, तीन पक्षी आपके जो प्लेनेट आपके ग्रह, ये जो आपके क्या है संकट हो गया है, इन तीन चीजों के कारण हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही एक बड़ा संकट आ गया है। ठीक है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, उनको बर्न किया जा रहा है, जैसे कोल है, ऑयल रिलीज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कौन कौन सी जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ठीक है, इन सब से भी क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये जो गैसेस जो निकल रही है ट्रैप इवन मोर हीट, इज ज्यादा से ज्यादा जो हीट होती है उसको हमारे क्या करती है एटमोसफेयर में ट्रैप करती है, जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो अर्थ है वो एक बैलेंस बना के रखती है, बैलेंस सिंस ट्रीज है, प्लांट्स है, एंड इवन जो टाइनी ओशन प्लैंकटॉन्स हैं, जो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो समुद्र सागर में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रो
ऑक्सीजन जो है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड उसको वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अपने ग्रो करने के लिए उनको भी ऑक्सीजन जो रिलीज की जाती है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और जो CO2 है उसको वो लेते हैं। तो जितने भी ये प्लांट्स हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमने कहे, ये वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। लेकिन बट व्हेन वी बर्न, लेकिन जब हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो किसको बर्न कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें एक्स्ट्रा कार्बन जो है वो रिलीज हो रहा है। जो बर्निंग से कार्बन जो निकल रहा है CO2, वो ज्यादा रिलीज हो रही है कार्बन। उससे क्या हो रहा है, लॉक्ड अंडरग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, जो बहुत ही क्या है, जो रिलीज, जो कार्बन जो रिलीज हो रही है, जो कई समय पहले से क्या था, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें क्या था, मिलियन ईयर से वो इसमें यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो अर्थ है, द अर्थ कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस इनफ, ठीक है, इतना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो जो हमारी अर्थ है वो सबको तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती इतनी जल्दी जल्दी, वो तो लिमिटेड अमाउंट में ही उसको एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि इतना जो कार्बन हमारे मिलियंस ऑफ ईयर जो थे उनसे वो इकट्ठा हुआ था, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, जब बर्निंग फ्यूल हो रहे हैं, फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा है तो उससे वो रिलीज हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहे हैं, जो हीट है वो बिल्ड अप हो रही है, वो बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि जो अर्थ है वो तो लिमिटेड अमाउंट ही उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। इवन ए स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में क्या है, बढ़ता है, उसमें इंक्रीज होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, जो हमारे आइस कैप हैं, जो अ, बर्फ के हमारे पहाड़, ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े खंड है, वो क्या हो रहे हैं, वो मेल्ट हो सकते हैं। जो मेल्ट होंगे तो उससे क्या होगा, जो समुद्र है उसमें क्या मेल्ट होके पिघलेंगे, उनसे पानी आएगा, तो उसके कारण जो हमारा समुद्र का लेवल है वो हमारा बढ़ेगा। जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, जो बहुत से कोस्टल सिटीज हैं, जो समुद्र या पानी के किनारे जो नगर शहर बसे हैं, वहां पे फ्लड की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, पानी ज्यादा आएगा तो फ्लड हो जाएगा वहां पे। और तो इसी तरह उसके अलावा क्या है, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो हमारे वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो कई तरह के जो हमारे वेदर चेंजेस हो रहे हैं, उनकी जो कंडीशंस हो रही है, इन सब से क्या हो रहा है, ये जो हमारे बहुत से प्लांट्स और एनिमल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिसअपेयर हो रहे हैं, क्योंकि उनको जो प्रॉपर सरवाइव करने के लिए जो उनकी एनवायरनमेंट है या जो उसमें बैलेंस है वो प्रॉपरली उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग टर्म क्या है, जो लॉन्ग टर्म चेंजेस अगर टेम्परेचर में, रेनफॉल में और वेदर में क्या है ये हो रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर दी क्लाइमेट चेंजेस, क्योंकि ये काफी समय से हो रहे हैं और हो सकता है आगे भी ये चेंजेस होते रहेंगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल हो रहा है और वेदर के जो पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका जो पूरा पूरा सीधा जो इफेक्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब नेचुरल हैबिटेट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जब नेचुरल हैबिटेट अपने आप बने होते हैं वो खत्म हो रहे हैं उनको, ठीक है, प्रॉपर बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, हर एनवायरनमेंट वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे में डिसअपेयर, अपसेटिंग इकोसिस्टम, तो ये डिस्ट्रॉय हो गए हैबिटेट या हो जाएंगे, तो जो प्लांट एनिमल्स है वो क्या खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, और जो हमारा इकोसिस्टम है उसको वो डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको दिया गया है, हमने क्या देखा चैप्टर 12 में देखा कि इफ ग्रासेस वैनिश, अगर जो ग्रासेस जो घास है वो खत्म हो जाएंगी, तो जो एनिमल उस घास को खाते हैं, लाइक जैसे डियर्स हो गए या ग्रास होपर हो गए, तो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनको जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, उनको कहाँ से, जब उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। एंड विदाउट हर्बीवोर्स, और ये जो हमारे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, अगर वो ही खत्म हो जाएंगे तो जो प्रीडेटर्स, जो उनको खाने वाले जो शिकारी हैं, जो बड़े बड़े जैसे टाइगर हैं, फॉक्सेज हैं, उनका फूड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो फूड चेन में हमने देखा है कि जो भी हमारे जो एनिमल्स है एक दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए वो डिपेंड है, अगर एक एनिमल खत्म हो जाएगा तो उसको खाने वाला जो दूसरा एनिमल है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका तो वो फूड है। तो
तो इस टाइप से हमारी फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, हमारा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम खत्म होगा, एनवायरनमेंट हमारा खराब होगा। ठीक है, तो इस तरह से एवरी टाइप ऑफ लिविंग थिंग, जो भी हमारी जितने तरह की लिविंग थिंग्स हैं, उन सब का अपना अपना क्या है, एक रोल है उनका। ठीक है, एंड लूजिंग इवन ए फ्यू वीकन नेचर्स एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ। और उसके कारण वही होगा कि जो हमारी, अगर इसमें से कुछ भी खत्म होगा या कुछ चीजें कम हो जाएंगी, ठीक है, तो उसके कारण हमारा जो नेचर है, जो हमारा नेचर, हमारा इकोसिस्टम है, हैबिटेट है, वो उस चीज को सपोर्ट कर रहा है, हमारी जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, तो उसका भी सीधा सीधा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे पॉल्यूशन है, हम पॉल्यूशन की बात करें, आप पिक्चर में देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, फैक्ट्रीज है उनसे धुआं निकल रहा है, उनसे केमिकल पदार्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो जो पॉल्यूशन ऐड टू द प्रॉब्लम, उसके कारण भी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे एयर पॉल्यूशन कहाँ से, फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल्स जो गाड़ियां हैं, और जो फ्यूल्स हैं हम उसको बर्न कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हार्म बोथ पीपल एंड नेचर। उसके साथ जो लोग हैं उनको भी तो नुकसान पहुंच रहा है, साथ साथ में हमारा जो नेचर है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इट कैन कॉज, इसके साथ कारण क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जो हमारी क्रॉप्स फसलें हैं वो खराब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, एंड लीड टू स्मोक, जो हमारा ये केमिकली जो हमारा धुआं निकल रहा है उससे स्मोक, फोग, ये हो सकता है। ठीक है, और जो एसिड रेन है वो भी हो सकती है। ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण भी अफेक्ट एवरीथिंग, वो भी हर एक चीज को क्लाइमेट चेंज भी इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो हमारी जो क्रॉप की ग्रोथ है, या फिर जो वाटर सप्लाई है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनके हैबिटेट, या ह्यूमन की जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब हर एक चीज पे जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे फसलें हो गई, अनाज हो गया, वाटर सप्लाई हो गई, जो हमारे वाइल्ड लाइफ, जो जंगल में रहने वाले जो हैबिटेट हैं, जानवर हैं जो वहां रहते हैं, और जो ह्यूमन, जो लोगों की अपनी हेल्थ है, उन सबको इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ पे हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू कट पॉल्यूशन, यूज क्लीनर एनर्जी एंड मेक वाइजर चॉइसेस। तो हमें क्या है, जो पॉल्यूशन है उसको कम करना होगा, हमें साफ सुथरी जो एनर्जी है उसके बारे में, यूज करने के बारे में सोचना है, उसको यूज करना है, और हमें अच्छे से हमें ये निर्णय लेना होगा कि किस तरह से हम जो ये पॉल्यूशन है उसको कम कर सकें। और हमने ये अच्छे से पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो लाइफ है हमारी जो अर्थ के ऊपर, उससे क्या क्या होता है, फ्लोरिशेस विद इन ए डेलिकेट बैलेंस सपोर्ट बाय इंटरडिपेंडेंट नेचुरल सिस्टम। मतलब ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो हमारी जो लाइफ अर्थ पे कैसे चल रही है, इसका जो एक बहुत ही डेलिकेट, ये ऊपर भी हमने पढ़ा है, बैलेंस जो सपोर्ट करता है सब जितने भी हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो उसी के कारण हमारा जो इकोसिस्टम, हमारा ये नेचुरल सिस्टम, हमारा जो नेचर का सिस्टम है वो चल रहा है, अगर प्रॉपरली वो बैलेंस्ड होंगी। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी कुछ कहीं गड़बड़ होगी तो उसका इफेक्ट पूरे हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, दिस बैलेंस इज इंक्रीजिंगली थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन एक्शन। लेकिन ये जो बैलेंस, प्रॉपर एक अच्छा बैलेंस बनाया, इस पे कहाँ से नुकसान हो रहा है, जो ह्यूमन की जो कोई ऐसे एक्शन या एक्टिविटीज हो रही है, जैसे हमने पढ़ा पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है और कई एक्टिविटीज हो रही है, उसके कारण इसका जो नुकसान, कहाँ पे जो हमारा इकोसिस्टम है उसके बैलेंस पे इसका नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ए लिटिल लेस और मोर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, कि जो हमारी एयर है, ठीक है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर उसमें बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, या फिर क्या है, लिटिल लोअर और हाइयर टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर जो बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है हमारे अर्थ का, और उसके अलावा क्या है, जो लिटिल लेस ऑफ ओजोन, जो हमारी ओजोन लेयर बन रही है एटमोस्फेयर में, वो भी कम हो रही है। इन सब चीजों या इफेक्ट के कारण क्या होगा, कुड एंडेंजर लाइफ ऑन अर्थ, जो भी हमारे लाइफ पे जितनी भी जो लाइफ, जो लिविंग बीइंग्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब का सीधा सीधा असर इसका उन सब पर पड़ेगा। अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, या तो कोई चीज बहुत कम हो रही है या बहुत ज्यादा हो रही है, तो उससे जो हमारा बैलेंस है इकोसिस्टम का वो खराब हो रहा है, और सीधा सीधा इफेक्ट इसका जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उस पे पड़ रहा है। और एनवायरनमेंट में तो हम सभी लोग रहते हैं, लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है।
ठीक है, चलिए इसमें एवर हार्ड ऑफ, ठीक है। अब इसके लिए क्या हुआ, कई ऐसी कंट्रीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया, कई ऐसे ग्लोबल एग्रीमेंट बनाए हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आपका एक इसमें बना है मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल बना था 1987 में बना था। वो किस लिए बना था कि हेल्प टू रिड्यूस हार्मफुल केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो CFC गैसेज हैं उनको कम करने के लिए वो बनाया गया था। जिसके कारण क्या होता था, जो ओजोन लेयर हमारी धीरे धीरे क्या वो रिकवर हो जाएगी अगर हम उसका कुछ क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो गैसेज है उनका हम यूज कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कब हुआ, द अर्थ समिट 1992 में हुआ, जो इंटरनेशनल एफर्ट किया गया, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा था और जो बायोडाइवर्सिटी उसमें चेंजेस हो रहे थे उसके लिए अर्थ समिट बनाया गया। उसके बाद कौन सा आया, क्योटो प्रोटोकॉल आया 2005 में, ठीक है। फिर आपका पेरिस एग्रीमेंट आया 2015 में, जो कमिटेड कंट्रीज उन्होंने क्या कमिट किया, जो कंट्रीज थी आपस में मिलकर कि रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उसका प्रयोग हमने क्या करना है, कम करना है, ठीक है। और जो हमारा ये पेरिस एग्रीमेंट था इसने क्या गोल सेट किया कि लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की उन्होंने ये एग्रीमेंट किया गया कि जो हमें ग्लोबल वार्मिंग है उसको हमने कम करना है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही हमने रखना है और टेम्परेचर को हमने उससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। लेकिन 2025, ठीक है, हमारा जो क्या हुआ, द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट दैट गोल, लेकिन 2025 में हम देखते हैं कि जो जितने भी गोल ये बनाए गए थे उसका कोई भी किसी ने ना पालन किया है ना प्रॉपरली उसको किसी ने यूज किया है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मच मोर एक्शन इज नीडेड। तो इसके साथ ही हमें और कई एक्शन या प्लान बनाने होंगे, उनकी हमें जरूरत है, जिसके कारण क्या, अवॉइड एनी मोर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब हमारा जो ये क्लाइमेट है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़े उससे पहले ही हमें कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन प्लान हमें करने होंगे, ताकि इन सब चीजों को, जो कार्बन एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इन सब चीजों को कंट्रोल में किया जाए या फिर रोका जा सके, ठीक है। देन वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन आर क्या है, जो वाटर पोल्यूशन भी है, पोल्यूशन भी कई टाइप्स के हमने देखे हैं, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। ये भी एक क्या है, सीरियस क्या है, हमारा एक थ्रेट है किसके लिए, जो हमारी लाइफ है, ठीक है। फैक्ट्रीज हो गई, फार्म हो गए, और जो प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ये हार्म एक्वाटिक, ये किसको नुकसान पहुंचा रहा है, जो एक्वाटिक लाइफ है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, और पानी को क्या बना रहा है, वो अनसेफ बना रहा है, ठीक है। एक्सेस फर्टिलाइजर एंड पुअर वेस्ट डिस्पोजल पॉल्यूट सॉइल, बहुत ज्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, पुअर वेस्ट जो हमारा वेस्ट है उसका डिस्पोजल प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो इसके कारण जो हमारी मिट्टी सॉइल है वो पॉल्यूट हो रही है, और उसके कारण मिट्टी जो सॉइल है वो उसमें पोल्यूशन हो रहा है, तो जो हमारी क्रॉप जो फसलें हैं उसमें उत्पादन में कमी आ रही है, रिड्यूस हो रहा है हमारा, ठीक है। एंड स्प्रेड हार्मफुल सब्सटेंसेस थ्रू द फूड चेन, और जो भी हमारी फूड चेन में इतने हमारे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट हैं, उनके कारण जो भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो स्प्रेड किए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, तो उसका भी सीधा सीधा इफेक्ट हमारी जो लाइफ है उसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिंग देम रिक्वायर्स बेटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो अच्छे से अच्छा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब इतना हमारा आप इंडिया कंट्री देखिए कितना उसमें वेस्ट निकलता है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉपरली उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए, और जो भी हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस है सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब जो भी हम फार्मिंग करने के लिए अच्छे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जो मैन्योर है उनका यूज करें, केमिकल जो चीजें हैं ये फर्टिलाइजर है उनका यूज कम से कम किया जाए, तभी थोड़ा बहुत कुछ फर्क इस पे पड़ सकता है। जैसे ये पिक्चर में आपको वाटर पॉल्यूशन दिखाया गया है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन भी कई तरह से होता है, फैक्ट्रीज से वेस्ट जो केमिकल वेस्ट निकल रहा है, लोग जो पानी है उसमें कई टाइप की गंदगियां फैल देते हैं, प्लास्टिक उसमें फेंक देते हैं,
तो कई जैसे चीजें इसमें तैर रही हैं, तो इन कई चीजों के कारण जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो वी हैव सीन अबव ऑल द अर्थ सिस्टम, तो हमने क्या देखा, अपने पूरे अर्थ जो सिस्टम था उसके बारे में देखा, हमने जाना। ठीक है, जो हम चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं अब, इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी, हाइड्रोस्फीयर देखी जो हमारे वाटर से रिलेटेड है, बायोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, जियोस्फीयर, ये सब जो क्या है आपस में कनेक्टेड हैं, जो हमारा भूमि से रिलेटेड है, स्पेस, हमारा एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से क्या है आपस में कनेक्टेड है, रिलेटेड है। सो डैमेज टू वन कैन अफेक्ट द अदर्स, अगर इसमें से कोई भी एक चीज डैमेज होगी या किसी उस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका पूरा जो इफेक्ट है वो हमारे हर चीज पे, वो हमारी लाइफ पे पड़ेगा, क्योंकि एक इफेक्ट होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे पे शो होगा। ठीक है, so protecting the climate means cutting down on green forest gases by using renewable energy like solar and wind, improving energy uses, and choosing environmentally friendly ways to travel। मतलब इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसमें हमें क्या है, जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है उनको हमने कम करना पड़ेगा, उनका यूज हमने कम करना पड़ेगा। और रीन्यूएबल ऐसी हमें एनर्जी या चीजें यूज करनी है जिसका हम बार बार से रिसाइकिल कर सकें, बार बार उसको यूज कर सकें, जैसे सोलर एनर्जी होती है या विंड एनर्जी हमारी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें कई जो इम्प्रूविंग चीजें हैं, इम्प्रूविंग टाइप्स हैं, उनका हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, हम और हम करेंगे तभी हम जो हमारी लाइफ यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सकती है। और हमें ऐसी चीजों का यूज करना है जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब जैसे हम फील्ड्स में भी यूज करते हैं तो हमें केमिकल के बजाय हमें ऑर्गेनिक जो मैन्यूर है उनका हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। इसलिए हम छोटे छोटे इफेक्ट करेंगे तो सब मिलजुल कर उसी के कारण हमारी जो अर्थ है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम क्या है कि जो प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी is key as diverse ecosystem are stronger and more balanced। तो मतलब जो हमारी क्या है, अगर इस हमें हम ये सब चीजों को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, जैसे जो बायोडाइवर्सिटी अगर हम उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको बचाएंगे, तो उससे जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा और उसका बैलेंस प्रॉपर होगा। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो हमारी डिस्टर्ब हो रही है उसी के कारण हमारा इकोसिस्टम भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसका बैलेंस खराब हो रहा है। ठीक है, तो जो भी जगह है, जो भी हैबिटेट है जहाँ पे आप रहते हैं, तो जो लोकल कम्युनिटीज है, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो इन सब चीजों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली, मतलब हम सब मिलकर छोटे लेबर से, जो लोकल कम्युनिटीज है वहां से स्टार्ट करके, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, तो एवरीवन कैन हेल्प, कोई भी जो लोग हैं वो क्या है, सब हेल्प कर सकते हैं। कोई भी चीज आपने उसको क्या करना है, रीयूज करना है, उसमें रिपेयरिंग करना है, और रिसाइकिल आइटम जैसे हैं, जैसे क्लोथ्स हैं और प्लास्टिक है, उसको क्या करना है, आपने रिड्यूस करना है। और पॉल्यूशन है उसको कम करना है, जो वेस्ट है उसको आपने कम करना है। तो जो भी आप स्मॉल एक्शन लोगे, ठीक है, लाइक सेविंग एनर्जी एंड वाटर एड अप, ठीक है, जो भी आप एनर्जी सेव कर रहे हो, वाटर सेव कर रहे हो, तो स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं। अगर सब लोग ये मिलजुल कर आपस में स्मॉल स्मॉल चेंजेस छोटी चीज से शुरू करें, तो हम सब मिलकर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बचा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा और छोटी चीज से शुरुआत करनी है, हम वेस्ट ना फैलाएं, ठीक है, पानी गंदा ना करें, पॉल्यूशन ना करें, तो तभी इन सब का इफेक्ट, ये चीजें कम होंगी तो तभी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सही रहेगा। ठीक है, लर्निंग मोर, हम सबको क्या है, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है, कैसे हम एनवायरनमेंट को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आइडियाज उसको शेयर करना है, आप शेयर करिए एक दूसरे से कि भाई ऐसा करने से ऐसा ही हो सकता है, आप उसको शेयर करिए। और एक दूसरे को आप एनकरेज करिए, उत्साहित करिए, उनको मोटिवेट करिए। ठीक है, मतलब मिलजुल के हम काम करेंगे तो हम हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बचा सकते हैं। उनके आइडियाज शेयर करिए, उनकी हेल्प करिए, मिलजुल कर सब लोग काम करिए। ठीक है,
और इन कंक्लूजन, तो अब कंक्लूजन चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं कि सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ नीड्स एक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। ठीक है, अब कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि भाई हमने अगर अच्छे से लाइफ अपनी जीनी है, अच्छे से सरवाइव करना है, हर चीज नेचुरल हमें चाहिए, तो हम सबको मिलजुल कर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। ऑल ऑफ अस, सब हम मिलजुल कर कोई ना कोई एक्शन लें ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है हम उसको बचा सकें। फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज, जो हमारी कम्युनिटीज हैं, टू ग्लोबल लीडर्स, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं, लोकल कम्युनिटीज होती हैं, उन सबको मिलकर, जो बड़े से बड़े लोग हैं, ग्लोबल जो लीडर हैं, सबको मिलजुल कर इसके ऊपर काम करना चाहिए। बाय वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। एंड लिविंग रिस्पॉन्सिबिली, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, सो ये हम चीजें अगर करें, मिलजुल कर साथ रहें, अपना एनवायरनमेंट बचाएं, तो वी कैन प्रोटेक्ट दिस यूनिक प्लैनेट एंड इट्स फ्यूचर। तो हम सब मिलजुल कर हमारा ये जो यूनिक प्लैनेट है और उसको हम, और उसका जो आने वाला जो फ्यूचर है हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसको हम बचा सकते हैं। जो अर्थ हमारा एक यूनिक प्लैनेट है, यूनिक क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि ये ऐसा एक ही प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो हमने अगर अपनी लाइफ को बचाना है तो हमें लोकल कम्युनिटी से लेकर जो ग्लोबल बड़े बड़े जो लोग हैं, लीडर हैं, उन सबको मिलजुल कर आपस में काम करना चाहिए। और इन सब चीजों को जो एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को खराब करने वाली चीजों को कम करके हमारा जो अर्थ प्लैनेट है उसको बचाना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, आपकी बुक यहीं पे खत्म होती है, चैप्टर नंबर 13। बस इसका लास्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, स्नैपशॉट आप अपने आप एक बार रीड कर लेंगे उनको। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।